गुजरात में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज फिर पीएम मोदी उत्तर और मध्य गुजरात में 4 जगहों पर विजय संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की पहली रैली सुबह 10 बजे पालनपुर में होगी, तो दूसरी मोजासा में दोपहर 12:15 बजे होगी। तीसरी रैली के लिए दहेगाम में 1:45 बजे का समय निर्धारित किया गया है और चौथी रैली दोपहर 3 बजे बावला के राजकोट नेशनल हाईवे पर होगी। बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं और बीजेपी के लिए प्रचंड प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बुधवार शाम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रवेश किया। राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे के साथ इंदौर पहुंच गई हैं। इंदौर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया। इंदौर एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी बुरहानपुर के लिए रवाना हो गयी, जहाँ उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना है। प्रियंका गांधी 4 दिनों के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज अगला पड़ाव आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर रहेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टंटिया स्मारक पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद स्मारक स्थल के पास ही उनकी जनसभा होगी। मंच पर राहुल और प्रियंका के साथ टंटिया मामा के वंशज भी बैठेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के 30 आदिवासी विधायक भी रहेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ही टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे थे और जनजाति गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में बुधवार को सबसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। श्रद्धा ने आफ्ताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को मुंबई की पालघर पुलिस को एक शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें पुलिस को बताया था कि उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब उसे मारता पीटता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफ्ताब उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वहीं एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें आफ्ताब के परिवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। मई महीने से लापता श्रद्धा को परिवार ने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब का बुधवार को पॉलीग्राफी टेस्ट होना था, लेकिन आफ्ताब की खराब सेहत को देखते हुए ऐसा हो न सका, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी एफएसएल की टीमों को बिना टेस्ट के ही वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि अगर आफ्ताब की सेहत ठीक रही तो गुरुवार को एफएसएल की टीमें उस पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती हैं। बता दें कि इस पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने साकेत कोर्ट से अनुमति मांगी थी और कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी। प्रक्रिया के मुताबिक पुलिस टीम को नार्को टेस्ट से पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना होगा। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ पुलिस इस हत्याकांड की जड़ें खंगालने में लगी है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए लड़कियों को जागरूक रहने की बात कही है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि जिस तरह आफ्ताब ने एक लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे, वो एक योजना के तहत है। लव जिहाद का हमारे समाज में जहर फैल रहा है, वो देश के लिए एक कलंक है। असम सरकार अहो साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर दिल्ली में बड़े स्तर पर समारोह आयोजित कर रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले समारोह में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस भव्य कार्यक्रम के साथ अहोम वंश के 600 साल पुराने इतिहास पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें कि 24 नवम्बर को लचित बरफुकन का जन्म हुआ था, जिन्होंने मुगल सेना से लड़ाई लड़कर उनके असम पर कब्जा करने के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया था। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता विजय सिंह बैंसला ने राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बाधित करने की धमकी दी। बैंसला ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुज्जर नेता की धमकी से खुद को अलग रखते हुए कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। सचिन पायलट ने बीजेपी पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। बुधवार को दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स का सर्वर बंद हो गया, जिसके बाद ओपीडी और सैंपल कलेक्शन जैसी जरूरी सेवाएं ठप हो गईं और एम्स का पूरा सिस्टम मैनुअल मोड पर आ गया। सर्वर डाउन होने के बाद दिन भर अस्पताल प्रशासन और दूर दराज से आए मरीज परेशान होते रहे। इस घटना के बाद एम्स ने अपने बयान में कहा कि ये रैंसमवेयर अटैक हो सकता है। उचित कानून प्रवर्तन अधिकारी इसकी जाँच करेंगे। एम्स के एक अधिकारी ने कहा कि सर्वर बंद होने से स्मार्ट लैब, बिलिंग, रिपोर्ट जनरेशन और अपॉइंटमेंट सिस्टम समेत ओपीडी और आईपीडी डिजिटल अस्पताल सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
भारत ने लंबी दूरी तक वार करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का बुधवार को सफल ट्रेनिंग परीक्षण किया। 3000 किलोमीटर तक रेंज वाली परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल को ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि लॉन्च एक पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था और इस दौरान सभी परिचालन मानकों का ध्यान रखा गया है। बता दें कि अग्नि 3 मिसाइल पहले से ही सेना में शामिल की जा चुकी है। इसकी लंबाई 17 मीटर, व्यास 2 मीटर और वजन करीब 50 टन है। 2019 में भी इसका रात में परीक्षण किया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लिया है। उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एनआईए को बिश्नोई के आतंकवाद से कनेक्शन जुड़े होने के इनपुट मिल रहे थे। उसी मामले में एनआईए ने उसके खिलाफ ये एक्शन लिया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था, लेकिन अब एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एनआईए उससे पूछताछ करने वाली है। सवाल जवाब के बाद उसे दिल्ली लाया जा सकता है और आज उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की भी तैयारी है। राजस्थान में ओबीसी रिजर्वेशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए आज शाम 5 बजे सीएम गहलोत की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस मुद्दे पर सीएम गहलोत ने कहा है कि ओबीसी के नौजवानों की मांग जायज है और सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हालांकि ओबीसी वर्ग पूर्व सैनिकों के कोटे को इससे अलग रखने की मांग कर रहे हैं। वहीं पूर्व सैनिकों का कहना है कि इसके साथ ही किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उधर आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में आरक्षण के मसले पर प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। इन प्रस्तावों को 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद नई भर्तियों पर रोक लग गई है। कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। वहीं जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम जारी नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक को लेकर सबसे ज्यादा युवाओं की नजर इस पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश रैली निकालने का खाका तैयार कर लिया है। 29 नवंबर को बीजेपी नेता 60,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में निकलने वाली ये जन आक्रोश रैली सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। रोज 30 किलोमीटर की इस यात्रा के तहत बीजेपी कई बड़ी जनसभाएं करेगी। खास बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी की जन आक्रोश रैली एक साथ राजस्थान में नजर आएंगे। 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 2 लाख के श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया है, यानी उन्हें कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर बेल मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर की तारीख तय की है। तब जैकलीन पर लगे आरोपों पर बहस की जाएगी। बता दें कि ईडी ने जैकलीन को ठग सुकेश चंद्र शेखर से संबंध को लेकर तलब किया था, जबकि जैकलीन हमेशा से इस रिश्ते की बात को नकारती आई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से गली में कुत्ता घुमाने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा सेक्टर 2 की है। वहीं इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ की शक्ल में कुछ लोग एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी तलाश जारी है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने अपहरण कर हत्या के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश जारी है। घटना गाजियाबाद थाने के नंदग्राम इलाके की नई बस्ती की है, जहां 11 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था, जिसका शव 3 दिन बाद बुलंदशहर से मिला। बच्ची का अपहरण पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने किया था और 30 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन बच्ची आरोपियों को पहचान चुकी थी, इसलिए उन्होंने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बच्ची के परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक आदमी हावड़ा ब्रिज के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं जब तक प्रशासन के लोग घटनास्थल पर पहुंचते उससे पहले ही ब्रिज के नीचे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सभी लोग बड़ी हैरत से हावड़ा ब्रिज पर चढ़े उस आदमी को देखते रहे। हालांकि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आदमी को ब्रिज के ऊपरी हिस्से से नीचे उतार लिया। ये शख्स ब्रिज के ऊपर क्यों चढ़ा था ये पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया है। यहाँ के मुरलीपुरा थाने इलाके में एक युवती पर अज्ञात लोगों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। अंजलि के पति लतीफ ने बड़े भाई पर फायरिंग का आरोप लगाया है। लतीफ का कहना है कि उसने 1 साल पहले अंजलि से शादी की थी। परिवार इससे नाखुश था और बड़ा भाई लगातार परेशान कर रहा था, जिसकी उसने सदर थाने में भी शिकायत की थी। लतीफ का आरोप है कि बड़े भाई अब्दुल अजीज का दोस्त रियाज हमला करने आया था और उसी ने गोली मारी है। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मुंबई में एक समय के डॉन अमर नाइक गैंग के फरार गैंगस्टर को मुंबई पुलिस ने 23 साल के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें, रविंद्र मारुति ढोले उर्फ रमेश ढोले पर 1999 में डकैती के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उसे बाद में जमानत पर रिहा किया गया। रमेश ढोले अपना घर बेचकर और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली कि रमेश ढोले पुणे में करीब जुन्नर में एक झोपड़ी में रह रहा है, तब जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मोहाली में हुई नर्स की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बर्खास्त आईएएस रशप्रीत को नामजद किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रशप्रीत को नामजद किया। बता दें कि शव 13 नवंबर को मोहाली के सोहना सेक्टर 78 में मिला था। नर्स पंचकुला के एक निजी अस्पताल में काम करती थी और मोहाली में रहती थी। फिलहाल रशप्रीत पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पिछले साल फरवरी 2021 में लगे पाकिस्तान के नारों की वीडियो की जांच की रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आई है। वहीं इस मामले में पीएफआई के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, पाकिस्तान के नारों का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले को देश विरोधी बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो की जाँच कराई। जो रिपोर्ट आई उसमें बात सही पाई गई। फिलहाल अब्दुल सलाम अंसारी से अब इस वीडियो के बारे में पूछताछ की जा रही है। यूपी के लखनऊ से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की से जबरदस्ती निकाह करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, दूसरे समुदाय के युवक ने नाबालिग लड़की को फंसाया, फिर जबरदस्ती उससे निकाह किया। उसके बाद लड़की को लखनऊ से हरियाणा लेकर फरार हो गया, जहां कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। परिजनों ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी और पीड़िता की मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर किशोरी को हरियाणा से बरामद किया है। महाराष्ट्र के नागपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां कलमाना मिर्च बाजार में भीषण आग लग गई। वहीं इस भीषण आग से करोड़ों रुपए की लाल मिर्च जलकर राख हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस आग की चपेट में आने से 4 से 5 हजार बोरी काली मिर्च जलकर राख हो गई। आग की वजह से व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है। साथ ही इस घटना के बाद व्यापारियों ने मुआवजे की भी मांग की है। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना की जाँच जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाड़व के गांव गजलाना से अगवा किए गए व्यापारी जनरल सिंह को यमुनानगर में मुक्त करा लिया गया है। बता दें, बदमाशों ने उसके परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस के मुताबिक जनरल को हाथ पांव बांधकर कार की डिग्गी में डाला गया था, लेकिन बदमाश अपने आप को पुलिस से घिरा देख व्यापारी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद अब व्यापारी जनरल सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जनरल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पुराने ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के कुछ लोगों में डीजे पर डांस को लेकर कहासुनी हो गई, जहां अगले दिन दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग तमंचे लहराते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक शादी समारोह में डीजे पर डांस को लेकर एक ही परिवार के कुछ लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते बात और बढ़ गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आकर झड़प करते दिखाई दिए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। चीन में Apple.inc के मुख्य प्लांट फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप में सैकड़ों कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना को रोकने के लिए करीब 1 महीने से जो कड़े नियम जारी हैं, इसी सख्ती को लेकर कर्मचारियों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ गई और सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ंत हो गई। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी घेर लिया। स्थिति से निपटने के लिए मौके पर दंगा रोधी पुलिस पहुंची, जिसके बाद हालात को काबू किया जा सका।
पाकिस्तान के लिए आज का दिन अहम रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल बाजवा से उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार को तुर्की की यात्रा पर जाने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे पहले नए सेना प्रमुख की नियुक्ति कर दी जाएगी। इससे कुछ घंटे पहले ही पीएम ऑफिस ने कहा था कि उसे सेना प्रमुख के पद के लिए 6 शीर्ष जनरल्स के नाम मिले हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बुधवार को बतौर सेना प्रमुख अपना आखिरी भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान की पोल खोल दी। अपने आखिरी संबोधन में बाजवा ने कई बड़े खुलासे किए। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान राजनीति में शामिल रहते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। नेपाल आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा लगातार 7वीं बार डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इसके बाद 21 नवंबर को वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई थी। अब तक हुई मतगणना के मुताबिक देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस आगे चल रही है। संसद में नेपाली कांग्रेस ने 10 सीटें जीत ली हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महज 3 सीटें ही हासिल कर पाई है। बता दें कि नेपाल की संसद की कुल 275 सीटों और प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी।